औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल रहमान। आज का हमारा मौजू है चीन भारत कशीदगी और लद्दाख। सबसे पहले नाज़रीन और सामीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा लद्दाख की जोग्राफिया के बारे में। लद्दाख जो कि इंतहाई ऊंचा पहाड़ी इलाका, इंतहाई सर्द मकाम, इसकी एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भारत का मकबूजा कश्मीर और भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान, सियाचिन, कारगिल और चीन का इलाका तिब्बत खास तौर पे, ये सब इसी खित्ते पर लगते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चाइना का इनिशिएटिव वन रोड वन बेल्ट, जिसे पाकिस्तान में हम सीपैक के नाम से जानते हैं, इस खित्ते से काफ़ी करीब तर है। अब अगर हम इसका पूरा जायज़ा लें तो ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल खित्ता है। इसकी आबादी 3.25 लाख के करीब है और इसका रकबा 59,000 मुरबा किलोमीटर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वो खित्ता है जिस पर जो मुल्क भी कंट्रोल हासिल करेगा वो इस पूरे रीजन के मामलात को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बहुत अरसे से ये एक कशीदगी इस हवाले से चली आ रही है। नाज़रीन और सामीन, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कशीदगी क्यों पैदा हुई। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने आर्टिकल 370 और 35A को अपने आइन से हटा दिया, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके उसको बाकायदा अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। भारत का ये अमल बैनुल-अक़वामी असूलों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के यकसर मुनाफी है। इस पर चीन और पाकिस्तान ने मुसलसल एहतिजाज किया और भारत को बावर कराया कि उसका ये अमल इंतहाई गलत है, बैनुल-अक़वामी करारदादों के खिलाफ है। लेकिन भारत इसे टस से मस ना हुआ और उसने अपने जारहाना अज़ाइम जारी रखे। और नाज़रीन, भारत ने लद्दाख के इलाके में सड़कें, फौजी छावनियाँ और फौजी बैंकर्स बनाने शुरू कर दिए ताकि इस इलाके में अपना नाजायज़ कब्ज़ा मुस्तहकम कर सके। चीन इस खूबसूरत हाल में खामोश नहीं रह सकता था, उसने बाकायदा अपनी फ़ौजें LAC पर उतारी। और LAC के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, LAC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी चीन और भारत के दरमियान बाकायदा सरहदी हदबंदी मौजूद नहीं है। दोनों के दावे एक दूसरे के इलाकों के ऊपर हैं और अभी तक बाकायदा डिमार्केशन नहीं हुई है कि कौन सा खित्ता किसके पास है। चीन ने अपनी फ़ौजें बाकायदा LAC पे उतारी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको नाज़रीन बताना चाहूँगा कि कोविड-19 जिसका चाइना से आउटब्रेक हुआ, चाइना के शहर वुहान से, और वो पूरी दुनिया में फैला और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में अमेरिका और मग़रिबी ममालिक हैं। अमेरिका अपनी खिफ़त, अपनी नाकामी मिटाने के लिए इसका ज़िम्मेदार चीन को कर दे रहा है और मग़रिबी ममालिक उसके हमनवा है। भारत ने सूरत हाल को देखते हुए इस मौके को गनीमत जाना कि ये बेहतरीन मौका है कि वो चीन के खिलाफ अगर कोई एक्शन करता है तो अमेरिका और पूरी वेस्ट उसके बैक पे खड़ी होगी और उसने अपनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया। चीन सूरत हाल को देखते हुए फैसलाकुन कार्रवाई का आगाज किया और उसने अपनी फौजें बाकायदा भारत के कब्जा शुदा लद्दाख के इलाके में दाखिल की और खुसूसन पेंगुइन लेक और गलवान वैली को अपने कब्जे में लिया। कुछ माहिरीन के मुताबिक 60 किलोमीटर का हिस्सा कब्जा किया गया, कुछ माहिरीन 100 से ज़्यादा कहते हैं और कुछ माहिरीन इसको 325 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर कहते हैं कि चीन ने बाकायदा कब्जा कर लिया है और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है जो कि चाइना ने कब्जा किया है, जो कि इससे पहले भारत का हिस्सा था। सामीन, इस सूरत हाल को देखकर भारत ने पूरी कोशिश की कि कब्जा शुदा इलाके को वागुजार करवाया जाए और भारत के फौजी तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने बाकायदा बैनर आवेजा कर दिया और चीन से मुतालबा करने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे हमारे मुल्क में कोई उस्ताज़ा या सरकारी मुलाजमीन अपने हक़ के मुतालबे के लिए हुकूमतों के सामने बैनर्स लेकर के आते हैं। लेकिन मामला इतने आसान नहीं होते। इसके साथ साथ बातचीत का आगाज़ हुआ, मुख्तलिफ औक़ात बातचीत होती रही। 12 और 13 के दरमियान जो है बाकायदा GOC लेवल पे, मेजर जनरल के लेवल पे बातचीत का आगाज़ हुआ। लेकिन भारत की वो पुरानी रविश, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, एक तरफ बातचीत का ढोंग रचाया गया और दूसरी तरफ बाकायदा
15 जून को अपनी फौजें गलवान वैली में उतार ली गई ताकि चीन से कब्ज़ा छुड़ाया जा सके। लेकिन चीन पहले से तैयार था इसके लिए। उसने लोहे के रॉड्स जिन पर खारदार तारें लगी हुई थी उससे जंग के भारत की फौजों की पिटाई की। 20 से ज़्यादा फौजियों को मौके के ऊपर मार दिया गया, 70 से ज़ायद को शदीद ज़ख्मी किया गया और 10 के करीब फौजियों को बाकायदा अपनी हिरासत में ले लिया गया। और नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूँ कि मारे जाने वाले फौजियों में एक कर्नल भी शामिल है। ये सूरत हाल भारत के लिए इंतहाई खफगी का बाइस बना और पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया गया और भारत को इस सूरत हाल से निकलने के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो गई। लेकिन भारत के पास एक ऐसा टूल है जिसे वो अपने सारे मसलों को हल कर लेता है, जिसे हम उर्फ़ आम में गोडी मीडिया भी बोलते हैं। जिस तरह जब पाकिस्तान की और भारत की कशीदगी थी और भारत ने एक ड्रामा रचाया सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसे सारी दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक भी बोलती है, बालाकोट के ऊपर, और बाकायदा दावा किया कि उसने जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और 500 से ज़ायद उनके बकौल दहशतगर्दों को ख़त्म जान से मार दिया। लेकिन हकीकत में चंद दरख्त और एक कौवे को मारा गया। नाज़रीन, इसी अंदाज में कहानी को दोहराया गया और चीन के 43 फौजियों को मारे जाने का दावा किया गया। हैरान कुल बात यह है कि 43 का फिगर कहाँ से आया, कौन से मीडिया से आया? इसका कोई सबूत नहीं है। कोई तस्वीर दिखाई गई, कोई सबूत पेश किया गया, कोई बिल्कुल मौजूद नहीं है। किसी से कोई पूछा जाए, सबूत मांगा जाए तो जवाब आता है कि आप सीना के ऊपर सवाल कर रहे हैं। हैरान कुल बात है। आजकल का जदीद दौर है, एंड्रॉइड फ़ोन मौजूद है, सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं, किसी से इस बात की जो है सबूत नहीं सामने आता। ये बिल्कुल एक आई वॉश है। भारत चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सका है, ये एक हकीकत है। नाज़रीन व सामीन, अब सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि चीन और भारत की फौजें आमने सामने खड़ी हैं। दुनिया एक फ्लैश पॉइंट पर आ चुकी है और चीन ने बाकायदा भारत को कह दिया है कि वो लद्दाख का इलाका उसके लिए खाली करे। अगर उसने ऐसा ना किया तो ना सिर्फ लद्दाख को वो खाली करा लेगा, बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी अपनी फ़ौजें बाकायदा दाखिल करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल करेगा। अब हम तज्ज़िया करते हैं कि इस सारी सूरत हाल में क्या हुआ है। सबसे पहली जो हमारे सामने बात आती है वो ये है कि भारत के पास एक बहुत बड़ी फ़ौज तो ज़रूर है, लेकिन वो ना तो एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, ना ही वो इस काबिल है कि वो जंग लड़ सके। 27 फरवरी को अभिनंदन का वाक़या और 15 जून को गलवान वैली में 20 फौजियों के मारे जाने का वाक़या, और उसके बाद पूरी की पूरी फ़ौज और हुकूमत झाग की तरह बैठ गई और इनकी तरफ से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही है, सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा और मीडिया वार की जा रही है। दूसरा इससे पहलू जो हमारे सामने आता है, भारत ने इन्हिसार किया था अमेरिका और मगरबी ममालिक पर कि जब वो जंग शुरू होगी तो वो उसके बैक पे खड़े होंगे और उसको हर तरह से सपोर्ट दे रहे होंगे। लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक ने भारत को इस सारे सिचुएशन में बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया है। इसका तीसरा पहलू हमारे सामने आता है कि चीन इस वक्त और आने वाले दिनों में एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है और दुनिया के बेशतर फैसले अब अमेरिका नहीं बल्कि चीन करवाएगा। चौथा इसका पहलू जो है वो ये है कि भारत का एक अखंड भारत बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है और उनको अपनी हैसियत, अपने मकाम का जो है मालूम हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए जिंदा रहने की कोशिश की जा रही है। अमली तौर पे ये साबित हो चुका है कि वो जंग लड़ने का भी नहीं है। नाज़रीन व सामीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या किरदार बनता है। पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाए और अमली इक़दाम करे, और अमली इक़दाम उसी नौइयत के होने चाहिए जिस तरह के चीन ने किए हैं। ये खाली खुली बयानात, करारदादों से मसले नहीं हल होंगे, ये ट्वीट से मसले नहीं हल होंगे। हमें अमली तौर पे करना होगा और पाकिस्तान के लिए ये नाउ और नेवर की सूरत हाल है। अगर इस वक्त पाकिस्तान ने इस सूरत हाल से फ़ायदा ना उठाया तो शायद बहुत अरसे तक हमें ये सूरत हाल दोबारा मुयस्सर ना आ सके। नाज़रीन व सामीन, मेरा ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह।
نیکسٹ ویڈیو میں میں مزید اس پر اپنا کھل کے اظہار کروں گا اس موضوع پر. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ تک میرے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم بھی پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.